हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड एकता शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम ट्रीज। ट्रीज जैसे कि पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में इस पोएम के टाइटल से हमें पता चल रहा है कि ये जो पोएम है वो वृक्ष के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर बेस्ड है। मीन्स नेचर पोएम इसको हम बोल सकते हैं। नेचर के बारे में इसमें बताया गया है कि प्रकृति में कितनी कितनी सुंदर चीजें हैं वो घटित होती है। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको एंजॉय करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तो ट्रीज इस पोएम के अंदर बताया गया है कि गर्मियों का टाइम है और बादल और सूर्य दोनों है वो आपस में लुका छिपी का एक तरीके से खेल खेलते हैं कि सूर्य है वो कभी बादलों की ओट में छिप जाता है, कभी वो बाहर निकलता है, फिर से बादल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा सीन है वो यहाँ पे इस पोएम के थ्रू क्रिएट किया गया है। पोएम लिखी गई है एमिली डिकिंसन के द्वारा। तो ये इस पोएम की पोएटेस है, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, ये इसका फुल नेम है। तो पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। ट्री के बारे में ये पोएम है। द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वेन, देयर सीम टू राइज ए ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स अकम्पनिंग द सन। देखो द ट्रीज, ये जो ट्रीज है, ये जो पेड़ पौधे हैं, गर्मियों के टाइम में आपको पता है कि बारिश भी आती है तो बादल भी आते जाते हैं, गर्मी भी होती है, तो दोनों चीजें चलती है साथ में। तो देखो द ट्रीज, ये जो ट्रीज है, जो वृक्ष है, गर्मियों के टाइम में जो वृक्ष है, लाइक टेसल्स। टेसल्स क्या होता है? जो कुशन होते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं हम तकिए या फिर जो कर्टन यानी जो पर्दा होता है उस पे जैसे डेकोरेशन के लिए जो धागे लटकते हैं नीचे, आपने देखा होगा कि कई बार जो पर्दे होते हैं, कर्टन होते हैं, उनके नीचे धागे लटकते रहते हैं। कुशंस के भी साइड में जैसे डेकोरेशन करने के लिए धागे लटका दिए जाते हैं, तो उनको जैसे फुंदा भी बोला जाता है। तो ये जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो लाइक टेसल्स के समान, उन फुंदों के समान हिट, एक दूसरे पे चोट करते हैं। मतलब वृक्ष है वो पास पास में है, जैसे वृक्षों की एक लाइन बनी हुई है, हवा भी चलती है, आंधी भी आती है और बारिश का टाइम भी आता है, तो सारी चीजें हैं वो एक साथ है। तो बताया गया है कि गर्मी के टाइम में जो वृक्ष हैं वो एक लाइन में खड़े हैं, टेसल्स के समान, उन फुंदों के समान वो एक कतार में खड़े हैं, एक लाइन में वो लगे हुए हैं। हिट मीन्स वो एक दूसरे से टकराते भी हैं। जब तेज होती है तो उनकी जो ब्रांचेज होती है वो एक दूसरे को टच करती है, वो हिलती है। एंड स्वैंग मतलब झूलता हुआ सा, जैसे वो पेड़ है, वो वृक्ष है, वो उस फुंदे के समान एक कतार में वो खड़े हुए हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे पे मतलब टच हो जाते हैं वो। तो स्वैंग ऐसा लगता है जैसे कि स्वैंग मतलब ऐसे झूला झूल रहे हो, वे पेड़ है वो झूलते हुए प्रतीत होते हैं उस टाइम, टेसल्स के समान। देयर सीम टू राइज ए ट्यून, और जब वो एक दूसरे को टच करते हैं तो जैसे हल्की सी आवाज है वो भी निकलती है। तो देयर सीम टू राइज ए ट्यून, तो वहां पे सीम मतलब ऐसा प्रतीत होता है टू राइज ए ट्यून की एक ट्यून, एक जो स्वर लहरी है, एक जो धुन है वो वहां पे क्रिएट हो रही हो। जब वो पेड़ जो एक दूसरे को टच करते हैं, जब वो स्विंग लाइक लगते हैं, झूलते हुए प्रतीत होते हैं, तो वहां से एक ट्यून भी निकलती हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसे लगता है जैसे एक ट्यून निकल रही हो, क्योंकि हल्की सी आवाज है वो वहां पे होती है। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स अकम्पनिंग द सन, कि फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स, मिनिएचर मतलब एकदम छोटा सा जो क्रिएचर यानी जीव, तो ये जो मिनिएचर क्रिएचर है वो यहाँ पे क्लाउड के लिए, बादलों के लिए यहाँ पे आया है। तो उस छोटे से जीव में से जो सूर्य है वो बाहर निकलता है, मतलब उस बादल में से, मतलब छोटे छोटे बादलों के टुकड़े आसमान में छाए रहते हैं, तो उस छोटे क्रिएचर में से, मतलब उस छोटा सा जो बादल का टुकड़ा है, वहां से सूर्य है वो बाहर निकलता है। और कभी वो निकलता है, कभी दूसरे बादल की ओट में वो छिप भी जाता है। तो ये नहीं है कि सूर्य है वो कंटिन्यू बाहर रहता है, वो कई बार एक छोटे से टुकड़े में से बाहर निकलता है, बादलों के टुकड़े में से, और फिर दूसरे बादल के टुकड़े के अंदर है वो छिप जाता है। ऐसा सीन मुझे पता है आप सबका देखा हुआ है। आप सबने गर्मी के टाइम में जब बादल आते हैं, बारिश का टाइम जब होता है, अभी का टाइम ही मान लो आप, जुलाई अगस्त सितंबर में, तो ऐसा ही सीन है वो वहां पे क्रिएट होता है। उस सीन के बारे में एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन ने हमें यहाँ पे बताया है इस ट्रीज पोएम के थ्रू। फार साल्ट्रेज ऑफ समर एनार्मिंग द ईयर, दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर, कि फार साल्ट्रीज क्या होते हैं? देखो, भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए जो भजन एक तरीके से गाए जाते हैं, उन भजन का संग्रह कहते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उनको साल्ट्रीज बोलते हैं।
तो फास्ट आर्टरीज ऑफ समर कि समर के अंदर, ग्रीष्म काल के अंदर जो भगवान की स्तुति में, भगवान की प्रार्थना में गाए जाने वाले जो भजन होते हैं, उन भजन के संग्रह की तरह, उनके कलेक्शन के समान अनामिंग द ईयर कि ये हमारे ईयर, जो हमारे कान है, उनको अनामिंग होता है एक तरीके से आसक्त हो जाना, किसी के ऊपर मुग्ध हो जाना। और ये जो भजन है इनके ऊपर मुग्ध हो गए हैं ये पेड़। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पेड़ हैं ग्रीष्म काल के अंदर, जैसे किसी भजन का जो संग्रह है, कोई भजन हमें अच्छा लगता है, जैसे कोई एक कलेक्शन है भजन का, और मान लो वो हमें अच्छा लगता है, तो ये चीज बताई गई है कि वो एकदम कानों को आसक्त देने वाले उन गीतों की भांति वृक्ष है वो खड़े हैं। वो वृक्ष कैसे खड़े हैं? जैसे वो हमें राहत पहुंचा रहे हो। जैसे हम जब उनको देखते हैं ग्रीष्म काल में हल्की छाया तो वो देते ही हैं, और बहुत अच्छा सीन है वो गर्मी में। अगर पेड़ दोनों साइड जैसे रोड के लगे हुए हो, या कहीं पे भी पेड़ों का जब सीन आता है, एक कतार में लगे हुए वृक्षों का जो सीन आता है, वो हमें एकदम आसक्त करने वाला होता है। वो सीन हमें बहुत शानदार लगता है। तो बताया है कि ग्रीष्म काल के अंदर जैसे भजनों का जो संग्रह होता है, प्रार्थना के रूप में गाए गए उन जो भजनों का संग्रह है, उनके समान ये जो पेड़ है वो भी हमारे कानों को आसक्ति प्रदान करने वाले, हमारे कानों को बहुत ही सुंदर लगने वाले, स्वीट लगने वाले, मधुर लगने वाले इन गीतों की भांति ये वृक्ष है वो खड़े हैं। वो वृक्ष है वो हमें बहुत ही आनंद दे रहे हैं, हमें बहुत ही शानदार ऐसे उनको देख करके फील हो रहा है। दे नेवर yet डिड सेटिस्फाई, लेकिन क्या है, दे नेवर yet डिड सेटिस्फाई, वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए किसी को। मतलब जो वृक्ष है वो अपनी उस लाइन के थ्रू हो, चाहे छाया हो, चाहे कुछ भी हो, अपने फ्रूट हो, लेकिन वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि जब हमें कोई चीज मिलती है तो हम और ज्यादा ऐसे आशा है वो लगा लेते हैं कि ये और ज्यादा देता, और ज्यादा करता। मान लो एक पेड़ आया, एक वृक्ष है, बीच में पेड़ है जिसकी छाया हमें ठीक है मिल रही है, लेकिन इसके बाद में अगर कोई और दूसरा वृक्ष है जिसकी छाया ज्यादा हो तो हम उसको छोड़ के वहां चले जाएंगे, और फिर वो ज्यादा छाया दे रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि काश ये और होता, घना होता, और भी हमें इससे छाया मिलती, हमें हवा मिलती। तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं हम, किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। रिमोटेस्ट वैन मोस्ट फेयर, जबकि वो क्या करते हैं, अपना मोस्ट फेयर मतलब एकदम सबसे मधुर राग वो गा रहे होते हैं, मतलब हमें बहुत अच्छा वो रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर कोई पेड़ है, अगर वो फ्रूट दे रहा है, देन वो तो अपना सबसे बेस्ट काम कर रहा है। लेकिन जब हमारी एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती है तो हम किसी से चीज से ऐसे संतुष्ट नहीं होते हैं, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वही चीज वृक्षों को लेकर के बताई गई है कि दे नेवर yet डिड सेटिस्फाई, कि वे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए। रिमोटेस्ट वेन मोस्ट फेयर, जबकि वो क्या कर रहे हैं, अपने सबसे मोस्ट फेयर के साथ में अपना सबसे जो बेस्ट चीज है वो हमें प्रदान कर रहे हैं। तो वही बात भजनों को लेकर के है कि वो जो भजनों का संग्रह जो हमें बहुत ज्यादा आसक्त कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा ऐसे अच्छी फीलिंग दे रहा है, लेकिन वो भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, और अधिक अच्छे की आशा है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा, द सन शोन whole at intervals, then half, then utter heat, as if himself were optional and had states of cloud. कि the sun shone whole at intervals, कि जो सन है, जो सूर्य है, जो बादलों के साथ बार बार जैसे लुका छिपी का खेल वो कर रहा है, कभी आ रहा है बाहर, कभी वापस से छिप रहा है। तो ये जो सूर्य है, जो सूरज, जो भगवान है, वो इंटरवल्स में, इंटरवल मतलब बीच बीच के अंदर बार बार में जैसे इंटरवल होता है, बीच में थोड़ा सा गैप आता है, उसको बोलते हैं। तो सूर्य है वो पूर्ण रूप से शोन होल मतलब पूरे अपने प्रचंड रूप में, अपने पूर्ण रूप में वो चमक रहा है। एट इंटरवल्स मतलब बीच बीच में जो सूर्य है वो चमक रहा है, वो पूरा बाहर आ रहा है। देन हाफ, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो आधा बाहर आता है। एंड देन अटर हिड, और फिर वो वापस से अटर हिड मतलब वापस से पूर्ण रूप से वो छिप जाता है। तो कभी वो आधा बाहर आता है, कभी वो पूरा अपने पूरे रूप को लेकर के वो बीच बीच में चमक रहा है, और कभी वो अटर हिड मतलब कभी वो वापस से बादलों के पीछे है वो चला जाता है सूर्य। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या हो, हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, कि वो एक ऑप्शनल हो, एक विकल्प के रूप में हो। ऐसा हमें वहां पे लगता है जैसे ये जो सूर्य है वो वहां पे ऑप्शनल है, एक विकल्प के रूप में है। एंड हैड स्टेट ऑफ क्लाउड, और उसके पास में क्लाउड जो है, बादलों की एक संपत्ति है वो उसकी है, बादल है वो उसकी संपत्ति है, उसकी स्टेट है, उसकी असंपदा है, और ये खुद है वो क्या है, एक विकल्प के रूप में बाहर निकल के आता है। मतलब इस तरीके से बादल और जो सूर्य है वो एक दूसरे के साथ आपस में ऐसे
एक तरीके से खेलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद तो है वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक रूप में है, और जो बादल है वो उसकी संपत्ति है। मतलब वो जब चाहे अंदर चला जाए और जब चाहे तब वो बाहर आ जाए। इस तरीके से ये जो सीन है वो क्रिएट किया जा रहा है। देखो, आपको इस पोएम को ऐसे रटना नहीं है, आपको अपनी कल्पना में सारी चीजें लेके चलनी है। जैसे कि बादल है वो अब बाहर निकल के आ रहा है, ऐसे पेड़ है वो लाइन में लगे हुए हैं, वो पेड़ों की जो ब्रांचेज है वो एक दूसरे को टच हो रही है, हिल रही है, बादल वापस से बादलों के पीछे सूरज जा रहा है। तो इस टाइप से सारी जो इमेजिनेशन है वो आपके माइंड में बननी चाहिए। पूरी की पूरी जो पोएम है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी अगर एक बार आपने ऐसे सोच लिया तो। आप याद मत करो, आप इसको फील करो। पोएम को हमेशा फील किया जाता है, इसको रटा नहीं जाता। आगे देखते हैं। सफिशिएंट टू अनफोल्ड हिम externally from view, except it were a whim of his to let the orchards grow। कि sufficient to unfold him, कि उसको अनफोल्ड करना, मतलब जो सूर्य है उसको अनफोल्ड करना, उसको पूर्ण रूप से बाहर निकाल लेना है। वो इटर्नली फ्रॉम व्यू, मतलब अपने इटर्नली यानी शाश्वत रूप से, व्यू होता है देखना। तो उस जो सूर्य जो बार बार में बादलों के पीछे जो जा रहा है, तो शाश्वत रूप में उस सूर्य का जो व्यू है, उस सूर्य को जो देखना है, उसको अनफोल्ड किया नहीं जा सकता। मतलब उसको पूर्ण रूप से हम बाहर है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो उसको शाश्वत रूप से, उसके पूर्ण रूप से उस सूर्य की चमक को देखना है, वो पॉसिबल नहीं हुआ जा रहा है। मतलब उसको ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि हम पूर्ण रूप से उस शाश्वत दृश्य को देखें जब सूरज है वो बादलों से पूरा बाहर आए। तो जैसे ही हम उस सीन को जैसे देखने लग जाते हैं, इतने में वो अपने आप को फिर से अनफोल्ड अपने आप को अंदर जैसे बादलों के अंदर डाल लेता है। तो वो बादल है वो पर्याप्त रूप से उसे अपना जो आकार है बादल, तो बादल का आकार आपको पता है वो छोटा सा बादल होगा, वो भी सूरज को अपने पीछे ले लेता है। तो बादल है वो अपने उस आकार के अंदर, उस सफिशिएंट उस आकार के अंदर वो उसको लपेट लेता है। एक्सटर्नली फ्रॉम व्यू मतलब शाश्वत रूप से उस सूर्य को अपने पर्याप्त रूप से अपने उस आकार के अंदर वो छिपा लेता है। एक्सेप्ट इट वर ए व्हीम ऑफ हिज है वो सूर्य के लिए आया है। व्हीम क्या होता है? देखो, व्हीम है वो जिस सनक जो होती है ना उसको बोला जाता है व्हीम। कि एक्सेप्ट इट वर ए व्हीम ऑफ हिज, कि सिवाय इसके कि ये उसका व्हीम है, ये मतलब वो सनक उसके ऊपर सवार थी कि मैं पूरा बाहर नहीं आऊंगा या फिर पूरा जैसे अंदर नहीं जाऊंगा या फिर इस तरीके का खेल मैं खेलूंगा, बार बार कभी आऊंगा कभी बादलों में जाऊंगा। तो एक्सेप्ट इट वर ए व्हीम ऑफ हिज, कि ये उसकी एक सनक थी, सूर्य की एक सनक सवार थी उसके ऊपर। तो कभी वो अचानक से वो बादलों की ओट में छिप जाता, कभी वो बाहर आके चमकने लगता। तो ये उसके ऊपर एक सनक सवार थी। टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, लेकिन उसकी क्या इच्छा थी कि जो ऑर्चार्ड है, ऑर्चार्ड मतलब जो फलों का जो बाग है उसको वो ग्रो करवाना चाहता है, मतलब उसको वो रोशनी प्रदान करके उसमें वृद्धि करना चाहता है, ताकि ये जो फलों का जो बाग है वो परिपक्व हो, पूर्ण हो और बहुत से फल है वो उसमें लगे। तो सूर्य है वो उस ऑर्चार्ड को वो ग्रो करना चाहता है, इसलिए वहां पे जाकर के वो अपनी जो रोशनी है वो वहां पे दिखा रहा है। तो ये कोई सीन है, वहां पे एक बगीचे के अंदर जैसे सूर्य आता है तो वो अपना पूर्ण जो अपनी रोशनी है उसको वहां पे वो शो करता है। तो बता रहे हैं कि सूर्य को एक ऐसी सनक सवार थी, एक ऐसी सनक थी जो वो ऑर्चार्ड के ऊपर ही वो अपनी रोशनी को डाल रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं। ए बर्ड सैट केयरलेस ऑन द फेंस, वन गोशिप इन द लैंड ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म ए स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन। कि एक जो बर्ड है, एक जो पक्षी है, वो सेट बैठा है कहाँ पे? केयरलेस, एकदम लापरवाही के साथ में, हर एक चीज से बेखबर होता हुआ। ऑन द फेंस, फेंस मतलब बाढ़ में, फेंस होती है बाढ़। तो बाढ़ के अंदर एक बाढ़ है, वहां पे एक पक्षी है वो एकदम केयरलेस होकर के बैठा है, मतलब उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, वो हर एक चीज से अनजान है। तो वहां पे वो बैठा हुआ है। वन गोशिप इन द लैंड, और वो कोई मतलब गोशिप जो होती है मतलब बातचीत करना या चटर पटर करना, तो पक्षी है वो बातचीत कैसे करेगा? अपनी चटर पटर से करेगा। तो वन गोशिप इन द लैंड, तो वहां पे जो लैंड मतलब जो चेंजेस जो होते हैं, हम चेंजेस, वैसे तो लेन कोई गली होती है, लेन किसी गली को बोला जाता है। तो इन द लेन मतलब गली के अंदर, चलो गली से हम अगर इसको हम ले, मेटाफर का यूज यहाँ पे किया गया है कि गली के अंदर कोई गोशिप करता है, कोई ऐसी बात कर रहा होता है। गोशिप मतलब बात करना।
तो गली में कोई व्यक्ति उस बात पे ऐसे बातें करता है, गॉसिप करता है कि कितना जो चेंज है, कितना परिवर्तन है वो चल रहा है। यहाँ पे एक पक्षी है वो एकदम बेखबर होकर बाढ़ में बैठा है और कोई व्यक्ति है वहां से गुजरने वाले वो गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उस सूर्य की धूप के बारे में हो सकती है बातें, उन बादलों की लुका छिपी के साथ में हो सकती है, वृक्षों के बारे में, उस पक्षी के बारे में। तो वहां पे गॉसिप है वो चल रही है कि कितना परिवर्तन का कार्य है वो चल रहा है, कितना चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म ए स्नेक, और वहां पे क्या है, एक सिल्वर मैटर्स मतलब एक सिल्वर कलर का, सिल्वर रंग का जो एक स्नेक है वो जस्ट राइडिंग राउंड ए स्टोन के, एक स्टोन के ऊपर पत्थरों के पीछे से वो छिपा हुआ है और वहां से वो बाहर निकल के आता है और वो धूप सेक रहा है। मतलब वहां पे बताया गया है कि एक सिल्वर कलर का जो स्नेक है, सांप है, वो चार्म मतलब एकदम चमक रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सूरज की किरणें जैसे उस सिल्वर कलर के स्नेक पे जाती है तो अब वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। तो वैसे ही वो अपनी जो रोशनी है, तो वो रोशनी जैसे सूर्य बाहर निकालता है, जो चमक आती है, जो सूर्य की किरण आती है, वहां पे सिल्वर कलर का स्नेक है वो स्टोन के उस पत्थर के पीछे से बाहर आता है और वहां पे धूप सेकने लग जाता है। तो मीन्स जैसे बादल आते हैं, मान लो बारिश आई हुई है, तो हम सूर्य की किरणों को देखने के लिए ऐसे तरस जाते हैं। हमारा मन करता है कि हर एक चीज हम बाहर निकाल के लाएं, हम खुद भी थोड़ा धूप सेकें। तो ये जो स्नेक है, स्नेक के थ्रू सभी जीव जंतुओं के बारे में यहाँ बताया गया है कि सभी जीव जंतु है वो बाहर आते हैं और सूर्य जो होता है वो सबको इक्वली अपनी जो रोशनी है वो प्रदान करता है, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो कोई और जीव जंतु हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, सबको वो सेम रूप से अपनी जो रोशनी है वो प्रदान करता है। यहाँ पे ये बताया गया है। आपको जब एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है, ये नहीं कि लाइन टू लाइन जो भी बात आई है आपने उसको यहाँ पे जैसे नरेट कर दोगे, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट्स ए कैलिकस एंड सोर्ड अपॉन ए स्टेम लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स स्वीट होस्टेड विथ स्पाइसेस इन द हेम। कि ब्राइट फ्लावर्स स्लिट्स ए कैलिकस, तो स्लिट मतलब होता है एक दरार आ जाना, एक चीर एक दरार जो होती है उसको बोलते हैं स्लिट। और कैलिकस मीन्स होता है एक, जैसे मान लो कोई छोटी सी कली है, फूलों की छोटी सी कली है, जब तक वो खिलती नहीं है तो जो पत्तियां हैं वो उसकी देखभाल करती है। तो पत्तियां जैसे उस कली को ढक के रखती है, जैसे वो फूल खिलता है वो पत्तियां हैं वो ऐसे साइड हो जाती है और फूल को खिलने देती है, जिसको बाह्य दल पुंज बोला जाता है। तो उस बर्ड की, उस कली की रक्षा करने वाला जो बाहर की साइड में जो एक समूह होता है उसको बाह्य दल पुंज बोला जाता है, उसको कैलिकस बोलते हैं। तो बताया है कि ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिकस, कि जो ब्राइट फ्लोर है, जो एकदम चमकीले जो फूल हैं, वो उन कैलिकस मतलब उन जो बाह्य जो दलपुंज है उनके दरार को चीरते हुए, स्लिट मतलब जो दरार होती है, दरार कौन सी, कैलिकस की, जो बाह्य दलपुंज है वो ढका हुआ रखता है लेकिन हल्की सी दरार तो वहां पे होती है। तो जो फूल पूरा खिलता है तो वो चमकीला जो फूल है वो उस बाह्य दलपुंज की जो दरार है उसको वो चीरते हुए बाहर आता है। जब सूरज की रोशनी आती है तो उस सूर्य की प्रकाश में अपनी उस सूर्य की रोशनी के अंदर उस बाह्य दलपुंज के दरार को चीरते हुए जो फ्लोर है वो एकदम ब्राइट होकर के बाहर आता है। एंड सोर्ड अपॉन ए स्टेम, और वो स्टेम के ऊपर मतलब जो तना होता है उस तने के ऊपर वो सोर्ड होता है उड़ान भरना। तो उस तने के ऊपर वो जैसे ऊपर एकदम ऊपर उठ रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे वो फूल है वो एकदम चमक के साथ में ब्राइट होकर के जैसे उड़ान भर रहा हो। तो वैसे ही वो है जो स्टेम के ऊपर जो फ्लोर है ना, ब्राइट फ्लोर, तो वो स्टेम के ऊपर एकदम हवा में वो उठ रहा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई उड़ान भर रहा हो। लाइक हिंडर्ड फ्लैग स्वीट होस्टेड, कि लाइक किसके समान, जैसे कोई एक हिंडर्ड फ्लैग है, एक कोई छुपा हुआ एक झंडा है जो स्वीट होस्टेड मतलब एकदम मधुर गति के साथ में एकदम आराम से धीरे धीरे, जिसको होस्ट होता है फहराना। तो जैसे एक छुपा हुआ जो फ्लैग होता है उसको धीरे धीरे जैसे फहराया जा रहा हो, इस प्रकार से ये जो फूल है वो उस दरार को चीरता हुआ वो बाहर आता है और वो ऐसे ऊपर उठ रहा होता है जैसे कि वो कोई उड़ान भर रहा हो। जैसे इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे जैसे फ्लैग को फहराते हैं तो वो एकदम छुपा हुआ रहता है पहले तो, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको वहां पे फहरा दिया जाता है। तो उसके समान ही फूल है वो पूरा बाहर निकल के आता है। पहले वो कली के रूप में अंदर होता है, फिर वो पूरा बाहर निकल जाता है। विद स्पाइसेस इन द हेम, कि विद स्पाइसेस मतलब जो एकदम स्पाइसी जो होता है ना खाना, जैसे अपन बोलते हैं बहुत ही तीखा,
तो एकदम उत्तेजना से भरा हुआ। इन द हेम, हेम मीन्स होता है जैसे कोई अपन ने कोई ड्रेस पहन रखी है, स्कर्ट हो चाहे पैंट हो या फिर नीचे का कोई वस्त्र है, उसके एकदम नीचे का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं हेम। और स्पाइसेस मतलब एकदम उत्तेजना से भरा हुआ। तो ये जब फूल इस तरीके से बाहर आता है तो ये एकदम उत्तेजित करने वाला होता है, एकदम उत्तेजना से भरा हुआ होता है, एकदम बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रकाशमान होता है। जो फूल, जो ताजा फूल खिलता है वो आपको पता है कि बहुत ही शानदार लगता है, एकदम बहुत सी चमक उस फूल के ऊपर होती है, वो सुंदर लगता है। तो स्पाइसी मतलब उस स्पाइसी से मतलब उत्तेजना से वो भरा हुआ रहता है। जैसे एक मतलब जैसे किनारे के ऊपर वो फूल लगा हुआ है, एकदम उत्तेजना से भरा हुआ वहां पे होता है। It was more I cannot mention how mean to those that see Van Dyck's delineation of nature summer day कि इट वॉज मोर। अब इसने इतनी सारी प्रशंसा तो यहाँ पे कर दी उस सीन की, लेकिन अब यहाँ पे ये जो एमिली जो डिंकिंसन है ये बता रही है कि इट वॉज मोर, कि ये इससे भी बहुत ज्यादा सुंदर होता है। ये जो दृश्य बताया है कि ये जो दृश्य है वो इससे भी मोर होता है, इससे भी अधिक होता है, इससे भी ज्यादा सुंदर होता है। आई कैन नॉट मेंशन, मैं इसको मेंशन नहीं कर सकती, मतलब मैं इस चीज का वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ, इतना सुंदर ये दृश्य है वो होता है। यहाँ पे हाइपरबोली का यूज किया गया है कि हाउ मीन, वो कितना मीन मतलब कितना मीनिंगफुल होता है, कितना सार्थक होता है टू दोज दैट सी, कि जो इस सीन को देखते हैं नेचर में। इस सीन को जिसने भी देखा है, ये जो सीन बताया जैसे फूलों की कली को एकदम खिलते हुए, फूल बनते हुए जो इसने देखा है, जिसने पेड़ों को इस तरीके से कतारों में देखा है, झूलते हुए देखा है, सूर्य को बादलों के अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए देखा है, तो जिन लोगों ने भी इसको देखा है तो ये कितना सार्थक होता है, कितना अच्छा ये सीन होता है जो उन्होंने वहां पे देखा। तो वैन डाइक डेलिनेशन ऑफ नेचर की, जैसे कि एक वैन डाइक है, वो एक पेंटर है, 17वीं सेंचुरी का एक पेंटर है। तो वैन डाइक डेलिनेशन मतलब जो वैन डाइक की जो पेंटर है तो उसने पेंटिंग बनाई है, तो उसका जो चित्रण है, उसका जो चित्र है, या उसने जो एक पेंटिंग बनाई है जो उसका चित्रण है, तो नेचर की मतलब प्रकृति का जो चित्र वैन डाइक ने जैसे बनाया, तो जिसने भी वैन डाइक के चित्र को देखा उसी प्रकार से जिन लोगों ने इस समर डे के अंदर, इस ग्रीष्म के दिनों के अंदर, ग्रीष्मकालीन इस दिन के अंदर जिसने भी इस सीन को देखा है, तो वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा ये बहुत ही सार्थक है। तो इसकी जो तुलना है वो किससे की गई है, वैन डाइक के चित्र के साथ में। तो आई होप आपको ये जो पोएम है वो आपको समझ में आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, आपको सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे बताई है आपको वो क्लियर हुई है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है देन वापस से सब्सक्राइब नहीं किया जाता। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।